नमस्कार, अतुल्य कुंभ के इस बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। प्रयागराज की इस धरती से मैं राहुल सौमित्र हूं और सबसे पहली जो आज की खबर है महाकुंभ नगर परिक्षेत्र से जो आई है वो फिल्म एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी से जुड़ी हुई है। आज वो सेक्टर 16 स्थित किन्नर अखाड़े पहुंची और पूरे दिन भर चर्चा का विषय बनी रही, क्योंकि ममता कुलकर्णी अब साध्वी बन जाएंगी। हालांकि इसके पहले भी उनका रुझान रहा है, लेकिन अब फिल्मी करियर छोड़ सन्यासी बनने जा रही हैं। शुक्रवार को उन्होंने किन्नर अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर डॉक्टर लक्ष्मीनारायण त्रिपाठी से पहले भेंट की, मुलाकात की और महाकुंभ का हिस्सा होने को अपना सौभाग्य बताया। उन्होंने कहा कि ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं इस महाकुंभ का हिस्सा बनी हूँ। तो वहीं शनिवार शाम को उनका किन्नर अखाड़े में पट्टाभिषेक होगा, यानी शनिवार शाम को पट्टाभिषेक होगा और इसके बाद वो महामंडलेश्वर बन जाएंगी। यानी ममता कुलकर्णी अब महामंडलेश्वर बन जाएंगी और ये मान्यता उन्हें किन्नर अखाड़ा देगा। और अब उनका नाम यामाई ममता नंदगिरी हो जाएगा और अब किन्नर अखाड़े की जो प्रमुख हैं आचार्य महामंडलेश्वर डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी, उनका भी इस पर बयान आया है। उन्होंने क्या कहा है वो आपको सुनवाते हैं। किन्नर अखाड़ा ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाने जा रहा है। उनका नाम श्री यमाई ममता नंदगिरी रखा गया है। जैसे मैं बात कर रही हूँ उनका पिंडदान का कार्यक्रम हो रहा है और उनके सारे क्रियाक्रम जो महामंडलेश्वर होने के पहले होते हैं वो सारा चीज़ किया जा रहा है। तो देखिए, प्रयागराज की ये महिमा है जहाँ पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए हर कोई आना चाह रहा है और साक्षी बनना चाह रहा है। तो ममता कुलकर्णी जो कि पहले फिल्म की मशहूर अभिनेत्री हुआ करती थी, इसके पहले भी वो काफ़ी सुर्खियों में रहीं, आपने उन्हें सुना और कई बार वो साध्वी के भेष में भी उन्होंने देखा, लेकिन अब ऑफिशियली वो महामंडलेश्वर शनिवार से हो जाएंगे, क्योंकि किन्नर अखाड़े में उनका बाकायदा पट्टाभिषेक होगा। अगर पट्टाभिषेक हो जाता है तो उन्हें महामंडलेश्वर की उपाधि दी जाती है। अब लक्ष्मीनारायण त्रिपाठी ने अपने अखाड़े से मान्यता दी। हालांकि किन्नर अखाड़े को खुद जूना अखाड़े ने मान्यता दी है, चूँकि 13 अखाड़े हैं। जूना अखाड़े के मान्यता देने के बाद किन्नर अखाड़े को भी मान्यता मिली है। लेकिन यहाँ पर ममता कुलकर्णी सुर्खियों में रही। आज महाकुंभ परिक्षेत्र में चूँकि सेक्टर 16 स्थित पहुंचकर उन्होंने किन्नर अखाड़े के प्रमुख से मुलाकात की और यहाँ पर महामंडलेश्वर की प्रक्रिया शनिवार शाम को निभाई जाएगी, यानी कल निभाई जाएगी। देखिए, तीर्थराज प्रयागराज का गवाह और साक्षी बनना तो हर कोई चाहता है, लेकिन बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न हो सकता है कि तीर्थराज प्रयाग की रानियां कौन है। ये मन में हो सकता है ना प्रश्न कि कौन रानी है तीर्थराज प्रयाग की। तो IBC 24 आज आपको एक्सक्लूसिव तौर पर बताएगा कि तीर्थराज प्रयाग की 3 रानियां कौन है। और हमने इसे ऐसे ही नहीं कहा, इसके पीछे बाकायदा रिसर्च किया। यहाँ पर पंडित से बात की, ज्योतिषाचार्य से बात की, विद्वान से बात की, उसके बाद ये बात हम आपको बता रहे हैं। हमारे संवाददाता स्टार जैन ने एक रिपोर्ट तैयार की है, उस रिपोर्ट को आपको दिखाते हैं। प्रयागराज को तीर्थराज कहा गया है। यहाँ 3 नदियों का संगम है, गंगा, यमुना और सरस्वती। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रयागराज अगर तीर्थराज है तो उनकी रानियां कौन हैं? कई लोग शायद गंगा, यमुना और सरस्वती को तीर्थराज प्रयाग की रानियां कहेंगे। तीर्थराज प्रयाग को सप्तपुरियों का पति कहा गया है, जबकि उसके नजदीक काशी को उनकी सबसे प्रमुख पटरानी माना जाता है। पुराणों में कहा गया है कि अयोध्या, मथुरा, मायापुरी, काशी, कांची, अवंतिका यानी कि उज्जैन और द्वारकापुरी मोक्ष देने वाले हैं। इन्हें मोक्ष देने का अधिकार तीर्थराज प्रयाग ने ही दिया है और यही 7 तीर्थराज प्रयाग की रानियां हैं। श्री रामचरितमानस में श्रद्धा जो एक नाम दिया हुआ है, श्रद्धा को तीर्थराज राजा का रानी कहा गया है, बताया गया है। परंतु अनेक ऐसे पुराण हैं,
उन पुराणों में कहा गया है कि सप्तपुरियाँ होती हैं। जैसे हम रायपुर के रहने वाले हैं तो रायपुरी नहीं है, वो रायपुर है। तो सप्तपुरियाँ जो हैं वह स्त्रीलिंग से जुड़ी हुई हैं। जैसे अयोध्यापुरी है, द्वारिकापुरी है, हरिद्वारपुरी है, उज्जैनीपुरी है। तो ये जो पुरियाँ हैं उन पुरियों को भी इस तीर्थराज की काशीपुरी है, रानी कहा जाता है। आप ये सोच रहे होंगे कि गंगा, यमुना, सरस्वती तीर्थराज प्रयाग की रानी नहीं है, तो इनका इतना महत्व क्यों है? इस पर क्या कहना है कथावाचक अशोक चतुर्वेदी से सुनते हैं। आप देख रहे हैं गंगा जी को। यह एकमात्र विश्व का जगह है जहाँ पर गंगा जी भक्ति की धारा है, जिसे भक्ति की धारा कहा गया है। और यहीं पर मिलती हैं यमुना जी, जिसे कर्म की धारा कहा गया है। इसीलिए भगवान कृष्ण ने द्वापर में आकर के कुरुक्षेत्र में कर्म की शिक्षा दी, निष्काम कर्म की। और सरस्वती यहाँ पर जो है अदृश्य हैं। सरस्वती को कहा जाता है ब्रह्म की धारा या विचार की धारा या ज्ञान की धारा। विचार को और ज्ञान को देखा नहीं जा सकता, ब्रह्म को जल्दी देखा नहीं जा सकता, इसलिए सरस्वती यहाँ पर विलुप्त हैं। पुराणों में कहा गया है कि तीर्थराज प्रयाग सब पापों का नाश करते हैं। जो भी व्यक्ति प्रयागराज में 1 महीना इंद्रियों को वश में करके स्नान, ध्यान और कल्पवास करता है, उसके लिए स्वर्ग का स्थान सुरक्षित हो जाता है। त्रिदेवों की पुण्यस्थली तीर्थराज प्रयाग को पुराणों में विष्णु प्रजापति और हरिहर क्षेत्र कहा गया है। सृष्टि रचने से पहले यही प्रजापति ब्रह्मा ने दशाश्वमेध यज्ञ किया था। तीर्थराज प्रयाग की श्रेष्ठता के संबंध में पुराणों में अनेक कथाएं मिलती हैं। पहली बात तो ये कहें कि सहस्त्रम कार्तिकम स्नानम माघे स्नानी शतानि च। 1000 यदि कार्तिक स्नान आप करते हैं और 100 स्नान यदि आप माघ का करते हैं, साथ ही बैसाखे नर्मदा कोटि है। यदि 1 करोड़ स्नान आप बैसाख के महीने में नर्मदा में करते हैं तो कुंभ स्नाने तत्फलम। इस महाकुंभ में 1 स्नान पे वो फल की प्राप्ति है। पद्म पुराण के अनुसार भगवान वेणी माधव को शिव अत्यंत प्रिय हैं। वहीं शिव अवंतिका में महाकालेश्वर के रूप में विराजमान है। शिव कांची में पुण्य गरिमा के कारण है। उनका प्रयाग में निरंतर निवास करना शैव और वैष्णव धर्म के समन्वय का प्रमाण है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक ब्रह्मांड से जगत की उत्पत्ति होती है, जगत से ब्रह्मांड की नहीं। इसी प्रकार प्रयाग से सारे तीर्थ उत्पन्न होते हैं। किसी तीर्थ से प्रयाग का जन्म होना असंभव है। स्टार जैन, IBC 24, प्रयागराज। देखिए, आप जानते हैं प्रयागराज की इस पतित पावनी धरती पर लाखों करोड़ों लोग आएंगे। तो सवाल ये है कि उनके खाने की व्यवस्था कैसे होती होगी। बहुत जगहों पर तो अखाड़े इनका इंतज़ाम करते हैं, साधु संत इंतजाम करते हैं, लेकिन हम आज आपको एक ऐसी फैक्ट्री लेकर चलते हैं जिसे महाप्रसादम नाम दिया गया है। तो ज़रा देखिए इस फैक्ट्री में कितने लोगों का खाना बनता है और यहाँ पर किस तरह के खास इंतज़ाम किए गए हैं, ये आपको अपनी इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। महाकुंभ में महाप्रसाद सेवा, लाखों भक्तों को मुफ्त में भोजन, कुंभ क्षेत्र में भोजन की भव्य व्यवस्था। महाकुंभ में आस्था का मेला लगा हुआ है। 45 दिनों में 45 करोड़ लोगों के आने की संभावना है और अब तक लगभग 10 करोड़ श्रद्धालु महाकुंभ आ भी चुके हैं। लेकिन एक बात है जो इस महाकुंभ को दिव्य बनाती है। वाकई यहाँ देवी देवताओं का वास है, जो कुंभ में आने वाले किसी भी भक्त को कोई समस्या नहीं होने देता। जो भी कुंभ में आता है उसे न रहने की दिक्कत है, न सोने की और न ही खाने की। महाकुंभ में बिना किसी परेशानी के सब संभव है। तो इसी बीच महाकुंभ क्षेत्र में इस्कॉन मंदिर और अडानी ग्रुप मिलकर महाप्रसाद सेवा चला रहा है, जो लाखों लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था कर रहा है।
बहुत सारी संस्थाएं हैं जो महाप्रसादी सेवा कर रही हैं। उसी तरीके से एक महाप्रसादी सेवा का किचन आपको हम दिखाएंगे। ये महाप्रसादी सेवा जो है अडानी और इस्कॉन के संयुक्त रूप से संचालित की जा रही है। इसका किचन आपको दिखाएंगे और किस तरीके से टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए इस किचन को ऑपरेट किया जा रहा है और अंदर की खासियत क्या क्या है वो आपको बताएंगे। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए महाप्रसाद सेवा की व्यवस्था की गई है। महाकुंभ के 45 दिनों में लगभग 50 लाख श्रद्धालुओं को महाप्रसाद देने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए सेक्टर 19 में महाप्रसाद केंद्र स्थापित किया गया है। इस्कॉन मंदिर ट्रस्ट महाप्रसाद वितरण में सहयोग कर रहा है। महाप्रसाद वितरण के लिए कुल 3 किचन तैयार किए गए हैं, जिसमें एक मेला क्षेत्र में है और 2 शहर में। वहीं इस महाप्रसाद के वितरण के लिए 70 वितरण केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें से 30 मेला क्षेत्र में हैं और 40 शहर में हैं। महाप्रसाद वितरण के लिए कुल 200 से 250 सेवादार एक साथ काम कर रहे हैं। अडानी और इस्कॉन ग्रुप के सहयोग से इस तरीके के 3 किचन ऑपरेट किए जा रहे हैं, जिसमें ये बड़ा किचन है जो मेला क्षेत्र में है। इसके अलावा 2 और किचन शहरों में है। और जहाँ तक डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो कुल फूड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 70 सेंटर्स यानी 70 केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 30 केंद्र जो हैं मेला परिसर में हैं, जो अलग अलग क्षेत्रों में जाकर जो कल्पवासी रह रहे हैं, श्रद्धालु रहते हैं, उनको भंडारा में महाप्रसादी वितरण करते हैं। इसके अलावा 40 सेंटर्स जो हैं वो शहरों में हैं, जहां पर ले जाकर महाप्रसादी वितरण किया जाता है। और ये समझा जा सकता है कि जब 80,000 से ज़्यादा संख्या में श्रद्धालुओं के लिए एक टाइम का खाना बनता है तो किस तरीके का मैकेनिज्म का उपयोग किया जाता है। तो वहीं इस महाप्रसाद को तैयार करने के लिए हाईटेक किचन का उपयोग किया जा रहा है। ये किचन पूरी तरह से आधुनिक है। इसमें क्रेन का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें बड़ी बड़ी गंजियों को उठाया जाता है। इसके अलावा रेल ट्रैक भी बिछाए गए हैं, जिसके जरिए खाना बनने के बाद गंजियों को प्रसाद वितरण केंद्र तक ले जाया जाता है। ये पूरी व्यवस्था बिल्कुल हाईटेक है। इतनी बड़ी संख्या में जब भोजन बनता है तो क्वांटिटी भी ज़्यादा होती है। और ये रेल ट्रैक का उपयोग क्या किया जा रहा है, ये आप देख रहे हैं क्रेन है। इस क्रेन का ऑपरेट किया जाता है इस रेल ट्रैक के जरिए यहाँ। और जो बड़ी बड़ी गंजियों में खाना बनता है या पानी गर्म करते हैं तो उनको क्रेन के ज़रिए इस ट्रैक पे जो ट्रैक पे बनाया गया है लोडिंग अनलोडिंग के लिए, उस पे रखा जाता है। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं पूरा एक डेडिकेटेड टीम है जो क्रेन को ऑपरेट करती है। आमतौर पर ये क्रेन इस तरीके की फैक्ट्रियों में इस्तेमाल होती है। ये इसके अलावा आप देखेंगे कि ये ट्रैक के ज़रिए ही ये पूरा डिस्ट्रीब्यूशन होता है। एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम इस ट्रैक के ज़रिए ही किया जाता है। यहाँ ट्रैक का उपयोग हमने आपको दिखाया, अब आपको दिखाते हैं। देखिए ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर इस तरीके के बड़े बड़े चूल्हे बने हुए हैं। इसी तरीके से बड़े बड़े यहाँ पे चूल्हे लगे हुए हैं जहाँ पे गर्म होते हैं। और ये जो बॉयलर्स देख रहे हैं, दरअसल ये बॉयलर्स हैं। यहाँ पर पानियों को गर्म किया जाता है और उसके बाद सब्जियों को धोने के लिए या फिर जो खाने की सामग्री बनती है उसमें इस्तेमाल किया जाता है। और पानी को बाकायदा आप देखेंगे पाइप लगा हुआ है, इनलेट पाइप के ज़रिए यहाँ जो सब्जी बनती है, खाद्य सामग्री बनती है, उसमें इसको मिलाया जाता है। तो ये आधुनिकता को दर्शाता है। गंजियों में हज़ारों श्रद्धालुओं के लिए रोज़ाना खाना बनता है और अलग अलग सेक्शन डिवाइड किया गया है। यहाँ पे मीठा बनता है, यहाँ पर नमकीन बनती है, दाल सब्जियाँ, हर चीज़ों के लिए एक अलग अलग सेक्शन दिया गया है यहाँ पर। आप बात इतनी बड़ी मात्रा में रोटी बनाने की करें तो महाप्रसाद के किचन में रोटी बनाने के लिए भी मशीनें लगी हुई हैं। ये मशीन 1 घंटे में 7,000 रोटियां तैयार कर रही है। यहाँ पर मतलब मशीन के जरिए रोटी बन रही है और जिसमें मैन पावर भी लगा हुआ है, लेकिन काम जो है स्मूथली हो गया है और फास्ट हो रहा है। बाकायदा यहाँ पर आटे की लोई काटी जाती है, उसमें पॉलीथिन लगाकर मशीन में डाल दिया जाता है। और उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे इस तरीके से जो बेल्ट लगा हुआ है, ये बेल्ट लगा हुआ है, बेल्ट पे से रोटियाँ सीखते हुए आती है और यहाँ से फिर रोटियाँ जो है बाहर निकल जाती है। और इसकी आपकी खासियत बता दूँ, यहाँ पर आप देखेंगे तो एक बार में 1 घंटे में ये करीब 7,000 रोटियाँ बनती है इस मशीन से। और निश्चित तौर पर जब 80,000 से ज़्यादा लोगों के श्रद्धालुओं के लिए एक टाइम भोजन बनता है तो ये रोटियां बनाना बहुत आसान हो जाता है इस मशीन से। ये एक आधुनिकता का परिचय है कि किस तरीके से हाइजीन के साथ मॉडर्न किचन में मशीन के ज़रिए रोटियां बनाई जा रही।
महाप्रसाद बनाना है तो सब्जी की भी जरूरत होगी। तो इस महा किचन में रोजाना किलो में नहीं बल्कि टनों में सब्जियों का इस्तेमाल हो रहा है। क्वांटिटी देख सकते हैं कि टनों में सब्जियां बुलाई जाती है और रोज़ाना फ्रेश सब्जियां रहती है और इनका इस्तेमाल यहाँ पर जो पकवान बनते हैं किचन में उनके लिए किया जाता है और महाप्रसादी के लिए इन सब्जियों का उपयोग किया जाता है। बाकायदा इसकी एक टीम रहती है जो इन सब्जियों को छीलती है, धोती है। बॉयलर जो रहते हैं गरम गरम पानी उससे होते हैं, उनसे इन सब्जियों को पहले धोया जाता है और उसके बाद फिर सब्जियाँ या दाल या पकवान में इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ प्रयागराज से IBC 24 के लिए स्टार जैन की रिपोर्ट। ये जो महाकुंभ है ना, ये सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक समागम है। तो जाहिर सी बात है पूरे भारत की छवि यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। आपने अलग अलग राज्यों की छवि देखी, उनकी टेंट देखे, उनके क्या व्यवस्थाएं हैं वहाँ पर वो देखा, आपने पेविलियन देखा। ऐसे ही आज केंद्र शासित प्रदेशों का पेविलियन बना और उसका उद्घाटन किया गया। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये केंद्र शासित प्रदेश का पेविलियन है। इसमें कई केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर दिखाया गया है जो आप अभी देख पा रहे हैं। इसमें जैसे कि दादर, नगर हवेली, दमन दीव, लक्षद्वीप ने अपना पेविलियन बनाया है। इसका उद्घाटन प्रयागराज के मंडल आयुक्त विजय विश्वपंत और पुलिस कमिश्नर तरुण गाबा ने दीप प्रज्वलित करके किया है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए दोनों मुख्य अतिथियों ने लोगों से अपील की है। पर्यटन विभाग के निदेशक शिवम तेवतिया ने बताया कि इस पेविलियन में उन्होंने केंद्र शासित प्रदेश दादर, नगर हवेली, दमन दीव और लक्षद्वीप के पर्यटन स्थलों और संस्कृति को चित्रों और शॉर्ट फिल्म के जरिए लोगों को बताने का प्रयास किया है। यहाँ पर हमने संघ प्रदेश दादर नगर हवेली और दमन और दीव और लक्षद्वीप की एक सांस्कृतिक धरोहर, यहाँ के पर्यटन स्थल को हमने और यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जो सामाजिक कार्य हुआ है उसको हमने दिखाने का एक हमें अवसर प्रदान हुआ है। मैं उत्तर प्रदेश सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। इतने ही छोटे, इतने कम अंतराल में ऐसे इसका इतना ज़्यादा विकास हुआ है। मेरा मानना है कि इससे जो हमारे तीनों केंद्र शासित प्रदेश हैं वहाँ पर जो पर्यटन की जो असीम संभावनाएं हैं वो मूर्त रूप लेंगी और बहुत पर्यटक यहाँ से इनके बारे में जानेंगे, तीनों प्रदेशों के बारे में जानेंगे। साधु संतों से इतर इस महाकुंभ की महिमा से इतर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो सुर्खियों में आ गए। उनमें से एक मोनालिसा भी है जो कि यहाँ माला बेचा करती थी। लोग उसके बारे में जानना चाहते हैं, लेकिन वो जैसा कि आप जानते हैं महाकुंभ नगर परिक्षेत्र को छोड़कर चली गई है, अपने गांव लौट गई है। लेकिन उसके माता पिता बड़े चिंतित हैं, बड़े परेशान हैं। किस बात को लेकर उन्हें चिंता है वो आपको अपनी इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। खूबसूरत आंखों वाली वायरल गर्ल, झील सी आंखों से बनाया दीवाना, दिलकश आंख और सादगी के करोड़ों दीवाने। प्रयागराज महाकुंभ में अपनी झील सी खूबसूरत आंखों के चलते रातों रात सोशल मीडिया पर छा जाने वाली ये हैं मोनालिसा भोसले। एक तरफ जहां प्रयागराज का महाकुंभ पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ इस मेले में MP के खरगोन से माला बेचने आई मोनालिसा सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं। महाकुंभ मेले में माला बेचने वाली मोनालिसा कुछ दिनों में सोशल मीडिया पर फेमस हो गई हैं। लेकिन मोनालिसा के लिए ये क्रेज अब परेशानी का सबब बन गया है और लोगों से मोनालिसा इतनी परेशान हो गई हैं कि वो अब परिवार और अपनी सुरक्षा की गुहार लगा रही हैं। एक वीडियो जारी कर मोनालिसा ने कहा कि परिवार और अपनी सुरक्षा के लिए मुझे वापस इंदौर जाना पड़ रहा है। हो सका तो अगले शाही स्नान तक वापस मिलते हैं। हाय गाइस, मैं बेशवर में पहुंचने वाली हूँ अभी थोड़ी देर से। मैं आऊँगी अगले स्नान पे, अगर कुछ सहायता मिली तो ज़रूर आऊँगी। आप सबका ख्याल रखना, मुझे ऐसे ही प्यार करते रहना और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर करते रहना। बाय। महाकुंभ में मोनालिसा के लिए जो क्रेज देखने को मिला उससे अब परिवार डरा हुआ है।
IBC 24 की टीम खरगोन के महेश्वर में मौजूद मोनालिसा के घर पहुंची और उनके परिवार वालों का हाल जाना। ये उसका जो है पैतृक मकान है और यहीं पर जो है मोनालिसा अपने परिवार के साथ रहती है। ये उनके दादा है, ये पूरे मोहल्ले वाले रिश्तेदार है। देख सकते हैं ये जो है पूरे जो है उनका कच्चा मकान यहाँ पर है और कच्चे मकान में ही वो यहाँ पर निवास करती है। मोनालिसा का परिवार माला बेचकर अपना जीवन यापन करता है और यही वजह है कि खरगोन के माहेश्वर से मोनालिसा महाकुंभ में माला बेचने के लिए गई थी। लेकिन सोशल मीडिया पर मोनालिसा की रील वायरल होने के बाद वो माला बेचने का व्यापार नहीं कर पा रही हैं और अब उनका परिवार सरकार से मोनालिसा की सुरक्षा की मांग कर रहा है। उनका इनका ध्यान होना चाहिए, पुलिस वालों को उनको साथ में रहना चाहिए। उस लड़के को जैसे कि फिल्म में निकलती है, फिल्म जैसे उसको कराओ तो अच्छा है। तो क्या फिल्मों में भी उसको जो है चांस मिलने वाला ऐसा लग रहा है आपको? हाँ, वैसा लग रहा है। सब लोग बोल रहे होते ऊपर से बोले। मांग ये करना चाहते हैं कि लड़की के ऊपर कोई धोखाधड़ी नहीं हो सके, लड़की को कोई डिस्टर्ब नहीं हो सके। इसीलिए हम ये सोचना दे रहे हैं कि मुख्यमंत्री को ये करना चाहिए कि लड़की की मदद करना चाहिए। खूबसूरत और कजरी झील सी आंखें और सादगी में लिपटी सुंदरता ने मोनालिसा को वायरल कर दिया। आज खरगोन के माहेश्वर की इस लड़की के हजारों नहीं बल्कि करोड़ों दीवाने हैं। मोनालिसा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है, लेकिन उनकी यहाँ पॉपुलैरिटी परिवार वालों के लिए परेशानी का सबब बन गई है। अब जब मोनालिसा वापस अपने घर पहुंचेगी तभी शायद परिवार राहत की सांस ले। शशिकांत शर्मा, IBC 24 खरगोन। अतुल कुंभ के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अब बने रहिए IBC 24 के साथ।